तो अब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लास्ट टॉपिक आता है जिसमें कि आप पढ़ेंगे बैटरीज़ के बारे में। तो बैटरीज़ का पार्ट 1, बैटरी क्या है भैया? तो बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है सेल्स की, और इन सेल्स को लगाया जाता है सीरीज़ के अंदर। बैटरी बेसिकली कुछ करैक्टर अपने अंदर रखती है। तो वो करैक्टर क्या है कि बैटरी लाइट और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उसका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। तो ये होते हैं बैटरी के कुछ करैक्टर। अब ये बैटरी जो होती है वो दो स्पेशल टाइप की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। दो टाइप की होती है बैटरीज। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी बैटरीज़ की। तो प्राइमरी बैटरीज़ के अंदर ये वो बैटरीज़ होंगी या वो सेल होंगे जिनमें की जो रिएक्शन है वो समय के साथ कंप्लीट हो जाएगा और इनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस कैटेगरी में आते हैं आपके पास दो टाइप के सेल। पहला आता है आपके पास ड्राई सेल और दूसरा आता है आपके पास मरकरी सेल। जो ड्राई सेल है उसे लेक्लांची सेल भी बोलते हैं। ड्राई सेल या लेक्लांची सेल के अंदर कंपोनेंट क्या होंगे, यानी एनोड और कैथोड किसका बना होगा? तो एनोड जो बनी होती है वो यहाँ जिंक कंटेनर की होती है, और जो कैथोड होती है वो कार्बन की रॉड होती है, और उस कार्बन की रॉड को हमें MnO2 के पेस्ट के अंदर डिप करना होता है। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो सेपरेशन होता है उस सेपरेशन के अंदर हम फिल करते हैं एक स्पेशल टाइप का पेस्ट जो बना होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, एनोड कैथोड। ठीक, तो ये हो गया डायग्राम साहब इलेक्ट्रोकेमिकल आपका ड्राई सेल का, ठीक है, यानी कि लेक्लांची सेल का। तो इस लेक्लांची सेल के अंदर जो बीच में आपको क्रीम कलर का पार्ट दिख रहा है उसके अंदर है MnO2, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। जो रॉड आपको दिख रही है वो कार्बन की रॉड है, वो कैथोड का काम करेगी। कार्बन बोल लो या ग्रेफाइट बोल लो। और जो रेड वाला पार्ट आपको बाहर दिख रहा है कंटेनर का, वो जिंक होता है, वो जिंक का बना होता है, वो एनोड का काम करेगी। ठीक है, अब एनोड पर काम किसका होता है? ऑक्सीडेशन का। और कैथोड पर काम किसका होता है? रिडक्शन का। तो बस इन दोनों की रिएक्शंस को हम लेकर के ऐड कर देंगे तो फाइनल सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो फाइनल सेल रिएक्शन निकालने के लिए एनोड की रिएक्शन, एनोड पर जिंक करेगा अपने आप को ऑक्सीडाइज, कैथोड पर जिंक करेगा अपने आप को रिड्यूस। तो रिड्यूस करने के लिए MnO2 का जो पेस्ट है वो सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनियम आयन के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक, और बना के देगा अमोनिया और मैंगनीज का ऑक्साइड। जो अमोनिया होगी वो जिंक आयन के साथ कंबाइन करके टेट्रा अमाइन जिंक आयन बना करके दे देगी। ये सेल कभी कभी लीक कर जाता है रखा हुआ, क्योंकि अमोनिया गैस जो है वो जिंक आयन के साथ कंबाइन नहीं कर पाती है। तो इसलिए समय के साथ डिवाइसेस के अंदर अगर ये सेल लगे रहते हैं तो सेल लीक कर जाता है अमोनिया गैस की वजह से। इस सेल का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है? तो इस सेल का मैक्सिमम वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। दिस इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द लेक्लांची या ड्राई सेल। 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है ये। ज़्यादातर ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स के अंदर इसी का यूज़ करा जाता है। दूसरा आता है मरकरी सेल, जिसको कि बटन सेल भी बोलते हैं। अब ये जो मरकरी सेल है या बटन सेल जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है रिस्ट वॉचेस के अंदर। इसके अंदर डायग्राम को अच्छे से आप देखो कि कैथोड जो है वो क्या है, एनोड जो है वो क्या है, ठीक है। तो एनोड जो है वो बना होता है जिंक और मरकरी का मिला करके, यानी कि अलॉय का बना होता है। जिंक और मरकरी होती है, अमलगेटेड जिंक होती है, सीधी सीधी बात। और जो कैथोड होता है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर याद रखो कि पेस्ट होता है KOH और जिंक ऑक्साइड का। ये हो गया आपके पास एनोड, कैथोड और आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ सेल रिएक्शन क्या होती है? तो एनोड पर जिंक अपने आप को करता है ऑक्सीडाइज, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और कैथोड पर जो मरकरी का ऑक्साइड बनता है वो मरकरी का ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेके मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि कैथोड पे मरकरी बन रही है और मरकरी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, इसलिए ये सेल हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मरकरी सेल का जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर अगर आप देखो तो लास्ट में मरकरी बन रही है और मरकरी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, जिसकी वजह से ये सेल कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इस सेल का मैक्सिमम वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट। आपको एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन इसमें याद करनी है। ओवरऑल रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस की बात करें तो हेयरिंग एड्स, वॉचेस, कैमराज, इन सब के अंदर यूज़ होता है। MCQ क्वेश्चन में आए तो MCQ क्वेश्चन के अंदर ड्राई सेल के अंदर कैथोड किसका बना होता है? तो ड्राई सेल के अंदर कैथोड कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है
लेक्लांची सेल यानी कि ड्राई सेल का डीपोलराइज़र क्या होता है? तो डीपोलराइज़र का आंसर याद कर लो, डीपोलराइज़र यहाँ पर MnO2 होता है। लेक्लांची सेल का डीपोलराइज़र MnO2 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेक्लांची सेल के अंदर जिंक रॉड जो होती है वो कितने % अमोनियम क्लोराइड में डिसॉल्व होती है? ये क्वेश्चन भी याद कर लो कि 20% अमोनियम क्लोराइड के अंदर डिसॉल्व होती है। अब आता है सेकंड पार्ट बैटरी का, यानी कि सेकेंडरी बैटरीज यानी सेकेंडरी सेल्स के बारे में। सीधी सी बात ये हो गई कि जितनी भी सेकेंडरी सेल्स होंगी वो सारी की सारी रिचार्जेबल होंगी, यानी आप उसे यूज़ दोबारा कर सकते हो रिचार्ज करके। सही है, जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी, घर के इन्वर्टर की बैटरी, ये सब आती हैं सेकेंडरी बैटरीज के अंदर। इनके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पॉसिबल है। बेस्ट एग्जांपल आ गया इन्वर्टर की बैटरी, यानी घर के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो इन्वर्टर है उसमें जो बैटरी लगती है उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इस लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एनोड और कैथोड ये दो पार्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक, जो नेगेटिव प्लेट होगी यहाँ पर वो स्पॉन्जी लेड की बनी होगी, और जो पॉजिटिव प्लेट होगी यहाँ पर वो PbO2 यानी लेड के ऑक्साइड की बनी होगी। यहाँ पर एनोड और कैथोड के बारे में अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका नेगेटिव रॉड है यानी कि जो एनोड है वो तो लेड की बनी होती है, स्पॉन्जी लेड की, और जो कैथोड है यानी पॉजिटिव रॉड जो है वो यहाँ पर PbO2 की बनी होती है। अब चाहिएगा क्या इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए? तो भैया इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? तो वो होता है H2SO4। जितनी भी इन्वर्टर बैटरीज होती हैं उनके अंदर H2SO4 का इस्तेमाल होता है। तो 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। तो एनोड और कैथोड किस किस मटेरियल की बनी है, ये मटेरियल क्या रखना है? इलेक्ट्रोलाइट जो हो गया वो H2SO4 हो गया 38%। जब ये सेल अपने आप को डिस्चार्ज करेगा तो ये बिहेव करेगा वोल्टिक सेल की तरह से, यानी कि डेनियल सेल की तरह से, यानी कि गैल्वेनिक सेल की तरह से, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से बिहेव करेगा। तो एनोड पर होगा काम ऑक्सीडेशन का, तो जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और लेड कन्वर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट के अंदर। ठीक, लेड कन्वर्ट हो गया लेड सल्फेट के अंदर, यानी कि जब ये सेल डिस्चार्ज होगा तो लेड सल्फेट बनता है। लेड सल्फेट होता है वाइट कलर का, इसलिए जब ये बैटरी यूज़ में आती है तो इस बैटरी के अंदर लेड सल्फेट का बनना शुरू हो जाता है, और ये लेड सल्फेट बैटरी की टॉप मोस्ट सरफेस पर आ जाती है, बनते बनते टॉप मोस्ट सरफेस तक आ जाती है। ये लेड सल्फेट वाइट कलर का होता है, तो बैटरी पे जितना वाइट चीज़ें डिपॉजिट हो जाएँ तो समझो कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है कि लेड ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर और कन्वर्ट होता है लेड सल्फेट के अंदर। यानी कि अगर दोनों रिएक्शन को मैं जोड़ दूं, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को, तो दोनों रिएक्शन को जोड़ने के बाद अल्टीमेट देखने को मिलेगा कि लेड ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बनाते हैं। यानी कि जब ये सेल डिस्चार्ज होता है तो बनता क्या है इसके अंदर? लेड सल्फेट। इंपॉर्टेंट है ये बात, जो कि वाइट कलर का होता है। तो ये आ गई आपके पास डिस्चार्जिंग की इक्वेशन। अब आप अगर इसे रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज करने के लिए आपको यही इक्वेशन याद रखनी है, बस इस रिएक्शन को उल्टा कर देना, उल्टा करते ही रिचार्जिंग की इक्वेशन आ जाएगी। तो जब ये रिचार्ज करा जाएगा सेल तो उसमें उल्टी प्रोसेस कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें कि लेड सल्फेट जो है वो वापस कन्वर्ट होगा लेड और लेड ऑक्साइड के अंदर। ठीक, अब H2SO4 जो होगा वो इस केस में बनेगा, और जितना भी वाटर होगा सोल्यूशन के अंदर वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो टाइम के साथ H2SO4 गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो बैटरियों के अंदर पानी जो डाला जाता है वो इसी वजह से डाला जाता है, क्योंकि टाइम के साथ H2SO4 की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है वाटर कंज्यूम होने की वजह से। अब लेड स्टोरेज बैटरी की रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो ये हो गई लेड स्टोरेज बैटरी की रिप्रेजेंटेशन, Pb/PbSO4, सॉल्ट ब्रिज H2SO4/PbO2/Pb। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। यूज़ कहाँ करा जाता है? तो ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स के अंदर इसी का यूज़ करा जाता है। कार की बैटरी जो होती है वो यही वाली होती है। ठीक है, अब आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि जब ये डिस्चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से बिहेव करता है, और जब रिचार्ज करा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से बिहेव करता है। यानी कि डिस्चार्ज के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जब ये रिचार्ज करा जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल अगर जाते हैं तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, और अगर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जाते हैं तो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। पहले वाला हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल, दूसरा वाला हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। दूसरा सेल इसी में आता है नाइकेट सेल। ये इससे बढ़िया होता है नाइकेट सेल, क्योंकि ये पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है, लेड पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इसमें पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, ये सेल जो है इसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो बना होता है निकल ऑक्साइड का, और जो नेगेटिव प्लेट होती है वो बनी होती है कैडमियम की।
इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्वा सोल्यूशन KOH का। एनोड कैथोड की रिएक्शन यानी ओवरऑल सेल रिएक्शन इसमें याद करनी है। यूजेस की बात करें तो ज़्यादातर ये पोर्टेबल पावर टूल्स के अंदर और कैलकुलेटर्स के अंदर यूज़ होता है। सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तो आंसर हो गया आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी। इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर 98, क्योंकि H2SO4 के ओवरऑल रिएक्शन में कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। तो 1 मोल H2SO4 की डिपोजिशन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट यहाँ कितना आता है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल आता है 98। नेक्स्ट आता है आपके पास अगला टॉपिक जिसका नाम है फ्यूल सेल। आपने प्राइमरी सेल पढ़ा, आपने सेकेंडरी सेल पढ़ा, अब उनसे भी बढ़िया एक सेल होता है जिसको बोलते हैं फ्यूल सेल, क्योंकि ये सेल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। तो फ्यूल सेल के अंदर बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसका डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है। एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन जो है वो याद करनी है। ये सेल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपको इसके अंदर वाटर बनेगा और वाटर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। स्पेशल कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, सोल्यूशन जो होता है वो KOH का होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के अंदर ये वो सेल होगा जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है। जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं या सैटेलाइट्स होते हैं उनके अंदर इसी सेल का यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इस सेल के अंदर कार्बन की तो इलेक्ट्रोड्स होती हैं और स्पेशल कैटलिस्ट की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करा जाता है। वो स्पेशल कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, तो प्लेटिनियम है, पैलेडियम है। ये स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट हैं, यानी महंगे कैटलिस्ट का यूज़ होता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर एनोड और कैथोड दोनों के रिएक्शन को आप चेक करो, दोनों को लेकर के ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन में बनेगा क्या, अल्टीमेटली वाटर। इससे ये समझ में आ गया कि इस सेल के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर को बनाते हैं। और वाटर जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर यूज़ में भी आ जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस में भी इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉट इसको। फ्यूल सेल जो होता है वो पॉल्यूशन फ्री होता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। एफिशिएंसी पे कभी को वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो एफिशिएंसी निकालने के लिए यूज़फुल वर्क डन अपॉन हीट ऑफ कंबशन इनटू 100 कर देंगे, इससे एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। यूज़फुल वर्क डन का मतलब हो गया ΔG स्टैंडर्ड, हीट ऑफ कंबशन का मतलब हो गया ΔH इंटू 100। ΔG का फॉर्मूला होता है माइनस का NFE डिवाइड बाई ΔH इंटू 100। अगर आ गया क्वेश्चन तो इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सा सेल है जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। आंसर है फ्यूल सेल। किस टाइप के सेल के अंदर आता है, तो ये सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आता है। सेल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो ऊपर रखना है NFE, नीचे रखना है ΔH एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। अगला टॉपिक आता है आपके पास कोरोजन। कोरोजन का मतलब है मेटल की सरफेस का ख़राब हो जाना। कोई भी मेटल जो रिएक्टिव होगा नेचर के अंदर आते ही एयर की ऑक्सीजन, वाटर और CO2 के साथ कंबाइन कर जाएगा, जिसकी वजह से मेटल की सरफेस ख़राब हो जाएगी। मेटल की सरफेस का ख़राब होना कोरोजन कहलाता है। जैसे चांदी काली पड़ जाती है ऐसी लोहे पे जंग लग जाती है। तो लोहे का जंग लगना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन विच इज़ ऑल्सो नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, रस्टिंग का मतलब क्या है, आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। आयरन के ऑक्साइड को रस्ट बोलते हैं। सिल्वर के केस में ब्लैक पड़ जाती है, सिल्वर यानी काली पड़ जाती है चांदी, सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से। कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो ग्रीन कलर के पड़ जाते हैं, वो भी कॉपर की एक तरह की रस्टिंग ही बोलेंगे या कोरोजन बोलेंगे। कॉपर के केस में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है उसका नाम याद करना है, कॉपर कार्बोनेट। स्पेशली पूछा आयरन के लिए जाता है। अब आयरन की ये जो कोरोजन वाली प्रोसेस है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बनेंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव एज एनोड, यानी आयरन की सरफेस पर जो स्पॉट्स पड़ते हैं वो एनोड का काम करते हैं। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो आयरन अपने आप को ऑक्सीडाइज कराती है 4 इलेक्ट्रॉन दे करके। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन
सोल्यूशन में जो बाइकार्बोनिक एसिड होते हैं उनके साथ कंबाइन करते हैं। ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से। कैथोड पर ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है 4 H की प्रेजेंस के अंदर और तैयार हो जाता है वाटर। कैथोड और एनोड अगर दोनों की रिएक्शन को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद निकल करके आता है कि आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो गया Fe+2 के अंदर। सेल का स्टैंडर्ड वोल्टेज निकल करके आता है 1.67। अब जो ऑक्सीजन है वो इस Fe+2 आयन के साथ कंबाइन करके Fe2O3.x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाती है। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। रस्ट अगर आपको रोकनी है यानी कोरोजन अगर आपको रोकना है तो मेटल की सरफेस के ऊपर आपको पेंट मारना पड़ेगा या कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल्स लगाने पड़ेंगे जो कि रस्टिंग को रोक लें, जैसे कि बिस्फेनॉल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल विच इज़ यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। साथ ही साथ हम आयरन की सरफेस को दूसरे रिएक्टिव मेटल से कवर कर देते हैं, जैसे कि टिन से या जिंक से। ऐसा करने से अंदर का जो आयरन है वो बच जाता है। अगर जिंक की कोटिंग करते हैं तो ये प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। या फिर हम क्या काम करते हैं कि एक दूसरे इलेक्ट्रोड को आयरन के साथ जोड़ देते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड जब आयरन के साथ जुड़ा होगा और अगर आयरन इलेक्ट्रॉन अपने देते जाएगा तो दूसरा मेटल जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देगा, तो लगातार आयरन का जो ऑक्सीडेशन है वो रुक जाएगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ जोड़ा जाता है उनका नाम होता है मैग्नीशियम या जिंक। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी जो इलेक्ट्रोड यूज़ करी जाती है उसे बोला जाता है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। आंसर हुआ कोरोजन इज एन, तो आंसर हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। अगला क्वेश्चन है मेटल विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट्स सरफेस एक्ट एज कैथोड, यानी कि मेटल का वो पार्ट जिस पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है वो किसका काम करती है? कैथोड का, रस्टिंग के केस में। यानी कैथोड जो होती है वो आयरन का वो स्पॉट होता है जहाँ पर कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। जिंक करोड इन 2 मोलर एसिड सोल्यूशन, यानी जिंक का कोरोजन एसिडिक सोल्यूशन में होता है।